क्या ये कहानी उन लोगों को समझ आएगी जिन्होंने पहली 2 फिल्में नहीं देखी? रिव्यू इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये एक अहम आलोचना है रिव्यू की। वो साफ कहता है कि फिल्म पिछली कहानी या किरदारों के बैकग्राउंड के बारे में मतलब कोई भी जानकारी देने की जरा भी कोशिश नहीं करती। अरे, साफ लिखा है, मेक्स नो एफर्ट टू फिल इन एनी ब्लैंक्स। तो फिर नए दर्शक कैसे जुड़ेंगे? मुश्किल है। उन्हें शायद ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि इन किरदारों का पास्ट क्या है, उनके रिश्ते में इतनी टेंशन क्यों है या झगड़े की असल वजह क्या थी। फिल्म बस मान के चल रही है कि आप सब जानते हैं। ये तो उन दर्शकों के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है जो शायद ट्रेलर देखकर या बस यूं ही फिल्म देखने चले जाएं। बिल्कुल। फिल्म है आवर फॉल्ट। ये एक स्पेनिश फिल्म है और ये मर्सिडीज रोन के जो पॉपुलर स्पेनिश रोमांस नॉवेल्स हैं, हाँ, कल्प ट्रिलॉजी। बिल्कुल, उसकी ये तीसरी कड़ी है। तो रिव्यू इसे कहता है अल्ट्रा ग्लॉसी स्पेनिश स्टेप सिबलिंग मेलोड्रामा। दिलचस्प लगता है ना? तो चलिए जरा देखते हैं कि ये रिव्यू इस फिल्म के बारे में, इसकी कहानी और मतलब इसके असर के बारे में क्या कहता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक किताब का अडेप्टेशन है और आजकल ये काफी आम भी है। जैसा आपने कहा, ये तीसरी फिल्म है। हाँ, पहले 2 आ चुकी हैं। हाँ, माई फॉल्ट 2023 में और योर फॉल्ट 2024 में। तो रिव्यू शुरू में ही ये साफ कर देता है कि भाई ये फिल्म एक खास किस्म के दर्शक के लिए बनी है। अच्छा, किस तरह के? मतलब वो लोग जो या तो नॉवेल्स के फैन हैं या पिछली फिल्मों के, और जिन्हें वो मेलोड्रामा पसंद है और थोड़ा सॉफ्ट कोर रोमांस और वो एकदम चमकदार महंगी लाइफस्टाइल का जो मिक्स होता है ना। हाँ, समझ गया। तो लगता है रिव्यू इसी पैमाने पर फिल्म को देख रहा है। बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, तो कहानी क्या है फिर इस तीसरी वाली में? रिव्यू के हिसाब से मेन किरदार कौन है और चल क्या रहा है उनके बीच? कहानी के सेंटर में है नोआ, जिसे निकोल वॉलिस ने प्ले किया है, और निक, गैब्रियल गुएवारा। ओके। रिव्यू उन्हें एक्स लवर्स बताता है और साथ ही एक्स स्टेप सिबलिंग्स भी। अच्छा, यहीं वो स्टेप सिबलिंग वाला एंगल आता है। हाँ, और यहीं रिव्यू थोड़ा रुकता है। कहता है ये थोड़ा समवॉट डिस्टर्बिंगली, मतलब कुछ हद तक परेशान करने वाला पहलू है। हाँ, ये स्टेप सिबलिंग वाला मेलोड्रामा वाली बात, इस पर रिव्यू की क्या टिप्पणी है? मतलब क्या इसे बहुत प्रॉब्लमेटिक माना है? देखिए, वो समवॉट डिस्टर्बिंगली कहता तो है, लेकिन फॉरेन ये भी साफ कर देता है कि उनके पेरेंट्स की शादी तब हुई जब नोआ और निक दोनों अडल्ट हो चुके थे। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, तो लगता है कहानी इस कॉम्प्लेक्सिटी को इस फैक्ट से बैलेंस करने की कोशिश करती है, पर रिव्यू का ये मेंशन करना ही दिखाता है कि ये बात ध्यान खींचती है। समझ गया। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कहाँ से शुरू होती है फिल्म? फिल्म शुरू होती है ईबीजा में। ओके, खूबसूरत लोकेशन। हाँ, वहाँ उनके दोस्त हैं जेना और लायन। ईवा रुइज और विक्टर वरोना ने रोल किए हैं। रिव्यू उन्हें कॉमिक रिलीफ बेस्ट फ्रेंड्स कहता है। हाँ, मतलब कहानी में थोड़ा हल्कापन लाने के लिए। बिल्कुल। तो उनकी शादी हो रही है ईबीजा में, और उसी माहौल में नोआ और निक फिर से मिलते हैं, लेकिन मिलते ही उनके बीच झगड़ा हो जाता है। अच्छा, तो मिलते ही टकराओ। ये तो क्लासिक रोमांटिक ड्रामा लगता है। बिल्कुल, ये काफी जाना पहचाना प्लॉट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है? तो इस शुरुआती झगड़े के बाद ना वो दोनों फिल्म के ज्यादातर हिस्से में अलग अलग रहते हैं। कहानी पर उनके अपने अपने स्ट्रगल्स दिखाती है, कोई नए रिश्ते बनते हैं, भावनाएं, ये सब चलता रहता है। जब तक कि एंड में मतलब क्लाइमैक्स के पास आकर उनका फिर से मिलना नहीं होता। रिव्यू उसे कहता है फाइनल एक्ट रीअप्रोचमेंट। सुलह। हाँ, सुलह। ये मिलना बिछड़ना फिर मिलना वाला फॉर्मूला तो है ही पॉपुलर। लेकिन क्या ये कहानी उन लोगों को समझ आएगी जिन्होंने पहली 2 फिल्में नहीं देखी? रिव्यू इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये एक अहम आलोचना है रिव्यू की। वो साफ कहता है कि फिल्म पिछली कहानी या किरदारों के बैकग्राउंड के बारे में मतलब कोई भी जानकारी देने की जरा भी कोशिश नहीं करती। अरे, साफ लिखा है, मेक्स नो एफर्ट टू फिल इन एनी ब्लैंक्स। तो फिर नए दर्शक कैसे जुड़ेंगे? मुश्किल है। उन्हें शायद ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि इन किरदारों का पास्ट क्या है, उनके रिश्ते में इतनी टेंशन क्यों है या झगड़े की असल वजह क्या थी। फिल्म बस मान के चल रही है कि आप सब जानते हैं। ये तो उन दर्शकों के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है जो शायद ट्रेलर देखकर या बस यूं ही फिल्म देखने चले जाएं। बिल्कुल। और फिल्म के डायलॉग्स, उनके बारे में रिव्यू क्या कहता है? कैसे बताए गए हैं? डायलॉग्स को लेकर रिव्यू काफी सख्त है। सबटाइटल्स के बेसिस पर वो उन्हें सुपर क्लंकी एंड क्लीशे बताता है। क्लंकी मतलब अटपटा? हाँ, अटपटा, सुनने में अजीब सा, नेचुरल नहीं, और क्लीशेड मतलब वो ही पुरानी घिसी पिटी बातें जो हम 100 बार सुन चुके हैं रोमांटिक फिल्मों में। तो ये इशारा है कि बातचीत में शायद गहराई या कुछ नयापन नहीं है। उफ, अटपटे और घिसे पिटे डायलॉग्स, ये तो फिल्म का मजा किरकिरा कर सकते हैं।
अच्छा, जब नोआ और निक अलग होते हैं तो कहानी में और क्या होता है? कोई और किरदार है जो जरूरी है? हाँ, उस दौरान नोआ की नजदीकियां एक लड़के से बढ़ती हैं। साइमन नाम है। फ्रैन मोर्सिलो ने प्ले किया है। ओके, साइमन। रिव्यू साइमन का जिक्र बड़े मजेदार ढंग से करता है। उसे नाइस यानी अच्छा बताता है और फिर फौरन जोड़ता है कि इसी वजह से उसका रोमांटिक तौर पर फेल होना तय है। डूम्ड टू रोमांटिक फेलियर। हाँ, ये तो क्लासिक नाइस गाय ट्रोप हो गया। मतलब रिव्यू यहाँ सीधे सीधे रोमांटिक कहानियों के इस क्लिशे पर ही कमेंट कर रहा है। निश्चित रूप से। ये कमेंट दिखाता है कि रिव्यू फिल्म के किरदारों और कहानी के पैटर्न को कैसे देख रहा है। कहानी में कोई विलेन भी है जो मुश्किलें खड़ी करे? हाँ, एक विलेन भी है। माइकल नाम है। जेवियर मो गार्ड ने रोल किया है। माइकल। और यहाँ रिव्यू एक और दिलचस्प बात नोट करता है। कहता है कि माइकल दिखने में लगभग निक जैसा ही है, बस उसकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा है। लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू निक बट विद मोर पर्मा स्टबल। अरे वाह, ये तो अजीब बात है। हाँ, और उसका काम जैसा कि होता ही है विलन का, नोआ और निक की जिंदगी में गड़बड़ करना, उनके बीच गलतफहमियां पैदा करना। एक विलेन जो हीरो जैसा दिखता है, ये थोड़ा लेजी राइटिंग नहीं लगती? क्या रिव्यू इसे भी कहानी की मौलिकता की कमी मानता है? ऐसा लगता तो है। देखिए, अच्छा लड़का जैसे हीरोइन नहीं मिलती, हीरो जैसा दिखने वाला विलन, ये सब बहुत आजमाए हुए फॉर्मूले हैं। हाँ, है तो। रिव्यू इन डिटेल्स को सामने रखकर बिना सीधे तौर पर बुरा कहे, पढ़ने वाले पर छोड़ देता है कि वो कहानी की ओरिजिनलिटी के बारे में खुद सोचे। समझ गया। समीक्षा बताती है कि फिल्म स्पेन के खूबसूरत समंदर किनारे वाले हिस्सों में शूट हुई है। लंदन में भी कुछ सीन्स हैं। महंगे कपड़ों पर, शानदार पार्टियों पर, शादी की तैयारियों पर बहुत फोकस है। तो क्या ये बस खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाली फिल्म है? क्या इसे लाइफस्टाइल पॉर्न कह सकते हैं, जैसा आजकल कुछ सीरीज और फिल्मों के लिए कहा जाता है? हाँ, रिव्यू का इशारा उसी तरफ है। ये सब मिलकर उसी लश लाइफस्टाइल पॉर्न वाले एलिमेंट को मजबूत करते हैं। संगीत के बारे में रिव्यू कहता है कि ये अलग अलग भाषाओं में ईडीएम शैली के पॉप का मीठा सा सैलाब है। अ सिरपी स्ट्रीम ऑफ ईडीएम स्टाइल पॉप। सिरपी मतलब चाशनी जैसा मीठा? हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही मीठा या ओवरली सेंटिमेंटल। और ईडीएम स्टाइल पॉप बताता है कि ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन शायद थोड़ा जेनेरिक या आम सा म्यूजिक है। मतलब यादगार नहीं। ऐसा लगता है। रिव्यू के मुताबिक संगीत का मुख्य काम बस डायलॉग्स के बीच की खाली जगह भरना है, माहौल बनाना है, लेकिन शायद उसमें कोई खास ओरिजिनलिटी या यादगार धुनें नहीं है। तो सब कुछ मिलाकर कहानी जो नए दर्शकों को नहीं जोड़ती, क्लीश्ड डायलॉग और किरदार, बेहद चमकदार लेकिन शायद खोखले विजुअल्स और जेनेरिक पॉप संगीत, इन सब के आधार पर समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? जैसा हमने पहले हिंट किया था, समीक्षा का जो ओवरऑल निष्कर्ष है वो काफी ठंडा और क्रिटिकल है। वो फिल्म के लिए एक नया शब्द ही बना देती है, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा, ये क्या है? मेलोड्रामा और जो हम तब बोलते जब किसी चीज में कोई खास रुचि ना हो या वो बोरिंग लगे, इन दोनों का मिश्रण। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा और द गार्डियन की समीक्षा के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, अगर हमें संक्षेप में बताना हो? पहली बात तो ये कि आ फॉल्ट एक स्पेनिश रोमांस नॉवल सीरीज की तीसरी फिल्म है। दूसरी, ये एक्स स्टेप सिबलिंग्स नोआ और निक के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते पर फोकस करती है, जिसमें मेलोड्रामा और रोमांस का तड़का है। ठीक है। तीसरी, फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ग्लॉसी और आकर्षक है। खूबसूरत लोकेशंस, महंगी लाइफस्टाइल पर बहुत जोर है, एक तरह का विजुअल एस्केपिज्म। चौथी बात, रिव्यू के हिसाब से कहानी और डायलॉग्स काफी हद तक क्लिच्ड हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, और ये नए दर्शकों के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं देती। पांचवी, ये फिल्म मुख्य रूप से मौजूदा फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई लगती है और शायद उन्हीं की उम्मीदों पर खरी उतरती है। और आखिर में और अंततः छठी और सबसे जरूरी बात, रिव्यू का निष्कर्ष है कि फिल्म ओवरऑल काफी फीकी और साधारण है, एक मेलोड्रामा जो कोई खास असर नहीं छोड़ती। उनका जब फिल्म अडेप्टेशन बनता है तो क्या चुनौतियां आती हैं? हाँ, जैसा यहाँ दिख रहा है, जो ओरिजिनल किताब के फैंस हैं उन्हें खुश करना और साथ में नए दर्शकों को भी खींचना, हाँ, इसमें बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। और अक्सर जैसा इस केस में लग रहा है, मेकर्स फैंस को खुश करने वाला सेफ रास्ता चुन लेते हैं, भले ही उससे ओरिजिनलिटी या वाइडर अपील थोड़ी कम हो जाए। हाँ, और ये भी दिखता है कि कैसे कभी-कभी कहानी कहने से ज्यादा लाइफस्टाइल बेचना एक बड़ा मकसद बन जाता है। ये चमकदार विजुअल्स, खूबसूरत लोग, महंगी जगहें, हाँ, ये सब मिलकर एक पैकेज बनाते हैं जो शायद कहानी की कमियों से ध्यान हटाने का काम करता है। ये एक वैलिड पॉइंट है। सतही चमक और विजुअल अपील पर जोर देना आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा बन गया है।
खासकर जब कंटेंट यंग ऑडियंस के लिए हो, जो सोशल मीडिया के विजुअल कल्चर में पले बड़े हैं। सही बात है। कहानी की गहराई या कॉम्प्लेक्सिटी कभी-कभी पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। तो ये थी आ फॉल्ट पर द गार्डियन की समीक्षा का हमारा विश्लेषण। निष्कर्ष यही है कि ये एक दिखने में आकर्षक लेकिन कहानी के लेवल पर कमजोर और क्लीशेड रोमांटिक ड्रामा है, जो अपने डेडिकेटेड फैंस के सर्कल से बाहर शायद ही किसी को इम्प्रेस कर पाए। और ये हमें एक आखिरी विचार के लिए एक पॉइंट देता है। जब हम कोई फिल्म या सीरीज चुनते हैं तो हम असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हमें वही जाने पहचाने पैटर्न्स, आरामदायक कहानियां और देखने में सुंदर लगने वाली चीजें चाहिए, या हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें चैलेंज करे, सोचने पे मजबूर करे, कुछ नया महसूस कराए? शायद जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होता। सच है, शायद अलग-अलग टाइम पर हमारी जरूरतें और उम्मीदें बदलती रहती हैं। कभी हमें बस आराम और एस्केपिज्म चाहिए होता है, और कभी कुछ गहरा और मीनिंगफुल। बिल्कुल। ये सोचने लायक बात है कि हम एंटरटेनमेंट से क्या चाहते हैं, और कोई खास फिल्म या सीरीज उसे कैसे पूरा करती है या नहीं कर पाती।